easy way of doing politics. ये मैं खुद इस बात का, देखो मैं भी तीसरी पीढ़ी में राजनीति में हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को राजनीतिक तौर पे जिंदा रहना है, तो स्ट्रगल की राजनीति करोगे तो जिंदा रहोगे। आराम तो मैं भी कर सकता था। ठीक बात। मेरे को ये मैं कभी नहीं लिखता मोदी जी को कि मेरे बेटे को टिकट दे दो, मैं मंत्रिमंडल छोड़ दूंगा और मैं 3 साल मेरे राज्यसभा के मेंबर के रहे वो भी छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे को ये पता था कि मैं अगर लोगों की आवाज नहीं बन सकता तो पॉलिटिकली मेरा राइट नहीं है टू टेक द क्रेडिट ऑफ द लीगेसी ऑफ चौधरी छोटू राम। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। नमस्कार, कनेक्टिंग हरियाणा के साथ आप हैं संजय ढांडा और मेरे साथ आज बैठे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक किस्सा आपने बताया था कि आप नेल्सन मंडेला से भी मिले हैं, याद? वो हमने एक संगठन था हमारा, आनंद शर्मा का आपने नाम सुना होगा, सेंटर में मिनिस्टर है बहुत लंबे समय तक। तो हमारा एक फ्रंट था एंटी एपर्थाइड, वर्ल्ड मूवमेंट अगेंस्ट एपर्थाइड मूवमेंट, एंटी एपर्थाइड। तो उसका आनंद शर्मा अध्यक्ष था, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। और यहाँ मंडेला जी को भी और उनकी फिर बाद में जो बीवी थी, दूसरी या तीसरी थी, तो उनसे भी हम मिले थे। और उनके बाद फिर जो उनकी स्वर्गवास के बाद जो उनकी जगह बने थे टूटू, उनसे भी हम मिले थे। और हमने काफी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी एंटी एपर्थाइड के लिए कि हम ये जो रंग भेद की नीति है इसको दुनिया में इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। और काफी वर्ल्ड की, मेरे ख्याल में उस टाइम जिसको हम नॉन अलाइंड कंट्रीज बोलते हैं, उनके 80 के करीब मुल्क यहाँ दिल्ली में आए और हमने ऑर्गेनाइज किया यूथ ने। किस प्रकार के जो नेता थे, जैसे भी जो आदमी 3 दशक तक जेल में रहा, आज की राजनीति के संदर्भ में बात करें, और वहां की तो जेल भी पता नहीं कैसी होगी। यानी आप ये देखो कि एंटी स्लेवरी एक्ट जो है वो 1838 में पास हुआ है। उससे पहले तो जो स्लेव थे उनके साथ तो व्यवहार जैसे जानवर के साथ व्यवहार होता है, ऐसा व्यवहार होता था। और उसके बाद भी स्लेवरी का रंग तो बदल गया, लेकिन स्लेवरी का रूप बदलने के बाद भी स्लेवरी नाम की चीज रही। और उसके बाद की घटनाएं हैं। महात्मा गांधी जी ने जब एक फर्स्ट क्लास में सफर कर लिया तो उनको गाड़ी से बाहर फेंक दिया, गाड़ी से बाहर कहा कि ये दिस इज नॉट फॉर इंडियंस। यही तो है नस्ली जो भेदभाव है। ठीक बात है। और जिस तरीके से आज आप कांग्रेस में हैं और पहले भी आप रहे हैं, सबसे लंबा समय आपने कांग्रेस में बिताया है, काफी एक्टिव आप रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर भी आप रहे हैं। एक किस्सा और मैं आप तक सुनना चाहूंगा। चौधरी भजनलाल जी आज नहीं हैं, लेकिन राजीव गांधी जी ने लास्ट मुलाकात जो आपकी थी, मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था हरियाणा का, और ये 91 के इलेक्शन कैंपेन की बात है। अच्छा। और भजनलाल जी सीनियर लीडर थे, चीफ मिनिस्टर रहे बहुत लंबे समय तक। तो हम पहली मीटिंग उन्होंने चंडीगढ़ की थी, फिर दूसरी कुरुक्षेत्र करके, और इस तरह जींद में मीटिंग हुई और रेवाड़ी, और आखिरी मीटिंग हमारी फरीदाबाद में थी। और रात का 1 या 1:30 बजे का टाइम था जब 10 जनपद पे हमने राजीव जी को नमस्ते करके कहा कि आप आराम करिए, हम निकल रहे हैं। तो कहने लगे क्या क्या आराम करना है, 1:30 बज गया, 5 साढ़े 5 बजे फिर जाना है मेरे को। तो ये बात है 14 तारीख की, 14 मई की। 21 मई को उनका असेसिनेशन हो गया था। ठीक हुआ था। तो हम भजनलाल जी में हम दोनों थे, हम नमस्ते करके निकल गए। और जब मैं कोई 20 कदम जा लिया था तो उन्होंने कहा वीरेंद्र
तो मैं आया, भजनलाल जी भी साथ आए, तो कहने लगे नहीं भजनलाल जी आप वहीं रुको। मेरे को बुलाया, कहने लगे कि क्या रहेगा चुनाव में। मैंने कहा हम जीतेंगे मेजोरिटी के साथ। मैंने कहा बिल्कुल मेजोरिटी मिलेगी। कहने लगे देखो बात है ये है कि अगर मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर ये अपना खेल करेगा। ठीक बात है। तो मैंने कहा जी 20 और हमारे को मिलेगी मेजोरिटी, और हमारे को 51 सीट मिली 90 में से, और 10 में से 9 सीट पार्लियामेंट की मिली, और अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन अब 23 तारीख को गिनती होनी थी, हमारा चुनाव हो चुका था। 21 तारीख को राजीव जी का असैसिनेशन हो गया। ठीक बात है। तो मेरे को रात को 10:30 बजे खबर आई, और वो भी उन दिनों में ये टीवी वगैरह कुछ खास होता नहीं था। तो किसी ने मेरी साली की लड़की, वो किसी अपने पार्टी में गई हुई थी किसी के घर पे। अच्छा। उसने वहां से फोन किया, मैं उनके घर ही आया हुआ था, मेरी साडू के पास, वो कर्नल थे आर्मी में, और वो कहने लगे कि अभी BBC से खबर आई है, अच्छा, राजीव गांधी को गोली चला दी किसी ने। गोली की सूचना दी। वैसे तो वो बॉम्ब था। हाँ। तो मैंने कहा ये तो जहाँ राजीव जी गए हम भी गए। ठीक बात है। और हमने उस दिन देख लिया था कि अब राजीव जी नहीं है तो चीफ मिनिस्ट्री वाली बात ये है। ये ठीक बात। लोग तो कहते हैं किस्मत की बात, किस्मत कुछ नहीं, ये पॉलिटिकल खेल है। खेल है, जिसका दाव लग जाए ठीक है। ठीक बात है। और इसको अगर आप इसको ना, तो मैं आपको देसी मिसाल सुना देता हूँ। सुनाओ। क्योंकि एक साधारण किसान था, छोटा, अच्छा, 2-3 एकड़ जमीन होगी, पुरानी बात है। उसको उसकी एक लड़की थी, एक लड़का था। लड़की बड़ी थी, अच्छा, लड़का छोटा था। तो उसने बड़ी लड़की की शादी की, तो वो अच्छे परिवार में चली गई, और छोटा लड़का था तो पिताजी की मौत हो गई, और उसके बाद जल्दी उसकी शादी कर दी। तो वो शादी के बाद वो लड़की फिर कोई 10 साल के बाद या 12 साल के बाद अपने भाई के पास आई, कोई होगा मैं, तो वो अब अच्छे घर में थी। अब वो भाई जो था उसका सोना भी वहीं, उसका खाना पकाना भी वहीं, उसके डंगर भी वहीं। तो ये सारी चीजें, तो वो उसको बोलने लगी, अरे भाई ये डंगरों के लिए तो दूसरी जगह बना लेना। ठीक बात है। वो सुनता रहा, कभी क्या है ये, तो 2 कमरे अलग बना, खाना बनाओ वहां खाओ, ये तो तुम्हारी बैठक है। तो वो तंग आ गया सुनते सुनते। अच्छा। और उसको ये पता था कि ये संपन्न परिवार में है। तो कहने लगा, बेबे तेरा सूत बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो सूद बैठे ही बात है। ठीक है। तो यहाँ भाई पता नहीं किस किस का सूत बैठ जाओ। या तो नाम कमा लो या पैसा कमा लो। जो पैसा कमाएगा वो नाम नहीं कमा सकता। ठीक। और एक हमारे मैं जब MLA होता था कांग्रेस का, तो बंसीलाल जी का राज था। तो बंसीलाल जी के राज में एक नया मंत्री बना था। अच्छा। तो वो एक दिन मेरे को कहने, कौन सी जगह थी? हाँ, जगह कौन सी थी? मैं जगह नहीं बताता। अच्छा। ठीक है, किस्सा बता रहे हैं। हाँ, बताओ। तो वो कहने लगा कि चौधरी साहब आप कितनी बार के MLA हो? अच्छा। मैंने कहा 4 बार। तो कहने लगे जी मैं तो पहली बार आया हूँ। मैंने कहा भाई ठीक है, क्या आप तो मंत्री भी बन गए पहली बार में, हमारा तो दूसरी बार में नंबर आया था। तो कहने लगे कि आप 4 बार कैसे बन गए? मैंने कहा लोग बनाते हैं, अगर मैं लोगों को ठीक लगा तो बना दिया। और तो कहने लगे जी मेरे को भी बताओ ना कुछ। मैंने कहा क्या? कहने लगा कि पैसा कैसे कमाया जाए।
मैं कहा भाई पैसे तो आप मंत्री हो, कमा सकते हो, और नाम कैसे कमाया जाए? मैंने कहा पैसा कमाओगे तो नाम नहीं कमा सकते, नाम कमाओगे तो पैसा छोड़ना पड़ेगा। ठीक कह रहे हो। हाँ, तो यानी जो पहली बार इस सोच के साथ जाएगा, तो इन महाशय ने ऐसा ही किया कि नकारात्मक जो एक सोच होती है, नकारात्मक इन द सेंस कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द पीपल, देयर सेंटिमेंट्स, देयर एस्पिरेशन, तभी तो आप फंसे। और फिर वो लालच बढ़ जाता है। मैं तो भाजपा को बोलता था, मैंने कहा पैसा कमा रहे हैं तुम, क्यों इनको लिए बैठे हो? और वैसे डांडा जी, आप एक बात बता दूं कि हमारा जो वोटर है ना, बड़ा विशाल हृदय दिल का है, हरियाणा का। ठीक बात। हाँ, ये जो है ना, ईब का तो रगड़ा लाओगे, लेकिन पैसा क्या राजनीति में? 2-3 साल के बाद क्या है, कुछ नहीं रहे, छोरा मैं माफ कर दो बतेरा, पीट लिए रे पीट। ठीक है, तो बस मैं तो जानता हूँ हमारी सोच का ये हिस्सा हमारे लिए बहुत फेटल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ जो भी, मतलब ये सिर्फ ये क्राइटेरिया। अगर रह दे रहे ठगी का कुछ नहीं होता भाई, होली बतेरी पीट लिए, ये क्योंकि गांव में रोज लड़ाई लड़ते हैं। हाँ ठीक बात। उस लड़ाई में यही है, खून भी बहेगा, पुलिस भी पकड़ ले जाएगी, मर भी जाओगा, फिर कर लो रे पंचायत, कर लो रे, अब माफी मांग लो। हाँ, मैंने माफ कर दो, कर दो यार, कर दो यार। ठीक है। तो ये मैं ये कहता हूं कि कम से कम आपको राजनीति में अपने हकों की लड़ाई लड़ना सीखो। ये नहीं है कि आप कुछ लोगों को इसलिए माफ कर दो कि वो किसी बड़ी परिवार से है। नहीं, मैं खुद भी अगर मेरे अंदर कमियां हैं, आई शुड नॉट बी फॉरगिवन बाय द पीपल, दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया। जो लोग ये कहें कि मेरे पास सीधा आएगा तो 8% लूंगा, बीच में एजेंट लेके आएगा तो 10% लूंगा, डू दे डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स एंड डू दे डिजर्व एनी कंसेशन बाय द इलेक्टोरेट? नॉट एट ऑल। चुनाव लड़ने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंटली आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपके प्रिय हो जाते हैं, आपके साथ मरने बटने को तैयार, और कुछ ऐसे भी हो जाते हैं क्योंकि लंबा सफर है ना, कि वो परमानेंट आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। और वो जो खिलाफ वाले हैं, उनकी वजह ये है कि योगी चौधरी, अभी मैं जो कह रहा था, अगर माफ कर दो रे, माफ कर दो। आप किसी पे आप लीडरशिप को मारने के लिए वोट देते हो, या आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आपके इलाके की बनाने के लिए देते हो? ये दिस शुड नॉट बी द एटीट्यूड। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि जब माल तैयार हो जाता है तो उसको कहते हैं कि इसको डब्बे में बंद कर दो, कोई बेचने की जरूरत नहीं। और जब बड़ा नहीं होता तब कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो चुनाव है, ये राजनीतिक रूप से हमारी बांगर की धरती के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये 15-16 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां ये मतलब बड़े बड़े नेताओं ने रैली तो जींद में कर ली, लेकिन जींद वालों को जो एक जगह का कम से कम कुछ तो ऐसा चीज है ना, जहाँ राम पैदा हुए, कुछ भी हो, मंदिर तो बनवा दिया। यहाँ तो वो मंदिर भी नहीं बनाया जींद के लिए। ठीक बात है। जींद के मुद्दे पे हमारे जींद में जो डेवलपमेंट है, मैं एक दिन भाषण लाया था, मैं इसमें ये जो आपका गांव है खटखट, अगला गांव कौन सा है? बरसोड़ा। बरसोड़ा भी नहीं गांव, बरसोड़ा साइड में। तो मैं और एक साथी थे, सब तो ज्यादा महस मेरे ख्याल में जींद जिले में होंगी। हाँ बहुत, यानी कि दूध के मामले में। हाँ, खेती के मामले में भी ठीक ठाक योगदान जींद का है। ठीक ठाक ही है। हाँ,
लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखें, चाहे सरकार किसी की रही हो, आज तक जो गति मिलनी चाहिए थी जींद में, वो शायद नहीं मिल पाई है। मैंने बता दिया, मैंने ये पॉलिटिकल जो हमारी जो फिलॉसफी है, मतलब वोटर की, सिर्फ पॉलिटिकल ग्राउंड। मैं राजनीतिक नेताओं की नहीं कहता, वोटर की फिलॉसफी ये है कि वो एक हमारे समाज का एक चलन है कि भाई हम बराबरी भाई हैं। ये बराबरी भाई बड़ा खतरनाक शब्द है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ऊपर चढ़ रहा हूं तो बराबरी भाई मेरे से चाहे 100 कदम पीछे हो, वो कहेगा ये ससुरा क्या है, क्यों चढ़ लिया, इसने देखेंगे, और मैं उसकी पकड़ में नहीं आऊं, फिर कहेंगे ये मेरे ताऊ का छोरा, ये मेरे बाबू, ये मेरी बुआ का, फिर रिश्तेदारी निकालेंगे। तो इसलिए कुछ ना कुछ बेसिक हमारा जो कैरेक्टर है, उस बेसिक कैरेक्टर में, वैसे तो ये सामाजिक रूप से तो अच्छी बात है कि भाई कॉम्पिटिटिव रहे आदमी, लेकिन कॉम्पिटिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि जो कंपटीशन में हुई, जो आगे बढ़ रहा है उसको तो ना खींचो, तो खुद आगे निकलने की कोशिश तो करो, वो नहीं करते, तो इसलिए ये नुकसान होता है। और इसीलिए 2 बार चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब नरवाना से MLA, क्या मतलब, कोई पूछे ना, शमशेर सिंह को दिखाना है रास्ता, इसके छोरे को हराना है। 2 बार यहां, एक बार बड़े चौटाला ओम प्रकाश जी, और फिर ये भेज दिया लड़का पोता। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि ये क्यों है, ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी लीडरशिप को किसी ना किसी रूप में पनपते नहीं देखना चाहते। ठीक बात है। और तो और दल सिंह चौधरी, दल सिंह इस हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होते, देवीलाल जी का उस समय कोई नाम नहीं था, चरण सिंह जी अगर फैसला करते तो दल सिंह जी का करते। 3 महीने पहले जेल से निकल आए इमरजेंसी से, और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब कांग्रेस में कोई नहीं जाना चाहता था। ठीक बात। और लोगों ने ऐसा कर दिया कि उसका नाम ही भूल गए, देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये हमारे इसके लिए तो कोई शोध का काम देखेंगे, भाई ये है क्या चीज है। ठीक बात ठीक बात है। सेंचुरी में सबसे बड़ा तो महात्मा गांधी हुआ, उससे बड़ा कोई, और वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कहता मैं हमारे देश का, दुनिया का सबसे बड़ा। और जहां तक छोटू राम जी की बात है, छोटू राम जी का पक्ष भी वो जो किसान एंगल से देखते हैं हम, और उसको फिर हम कंसोलिडेट करते हैं अपनी जाति तक, अपनी बिरादरी तक। छोटू राम जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान 100 साल पहले ये था कि एक डिसकंटेंटमेंट थी कमेरे वर्ग में कि वो गरीबी में पिसता जा रहा था। खेती नाम की चीज सिर्फ ये थी कि खाने पीने को दाने हो जाते थे, और खेती कुछ नहीं थी। और 16 लाख हेक्टेयर नहीं, 17 लाख हेक्टेयर जमीन पंजाब की, पंजाब का मतलब आज का पाकिस्तान का पंजाब, ये अपना पंजाब, अपना हरियाणा, और आधे से ज्यादा हिमाचल, ये पंजाब था। तो 17 दूनी 34 और 8 42 लाख एकड़ जमीन किसानों की साहूकारों के पास गिरवी थी। और एक स्टेज आ गई थी कि किसान को ये लगा भाई तुम मर तो गया, यू आर फिनिश्ड, अब इस जिसके पैसे देना इसको भी फिनिश कर। मतलब समाज एक ऐसे ब्लड रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। छोटू राम जी ने उनकी एनेक्टमेंट से, उनके एग्रेरियन रिफॉर्म्स की वजह से, उस जो मैं ये कहता हूं कि रक्तहीन क्रांति का अगर किसी को श्रेय जाता है इस बात में, तो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता से सामाजिक रूप से जो एक दूसरे के प्रति नफरत और बदला लेने की भावना हो गई थी, वो उसको अलग सोच के और किसान को शांत कर दिया।
और उसकी जमीन उसको 42 लाख हेक्टेयर जमीन बता रहा हूं ना, कोई छोटी बात नहीं होती। उसकी जमीन उसको वापस मिल गई। और भी उसके जो अनेक्टमेंट्स थे, आपने देखा होगा कि पंजाब हरियाणा का जब ये किसान अब बैठा था आंदोलन पे, तो 2 आदमियों की फोटो लगाते थे, शहीद भगत सिंह की और छोटू राम जी की। क्यों? क्योंकि छोटू राम जी ने एक ऐसे समाज के एक ऐसे हमको ये भी दिशा दी कि भाई तुम सिर्फ अन्नदाता मत कहलवाओ या अन्नदाता कह के खुश मत हो जाओ। ठीक बात। तुम्हारे को तो इकोनॉमिकली भी मजबूत बनना पड़ेगा, तुम्हारे को तो पढ़ाई लिखाई में भी जाना पड़ेगा। यहां क्या था, यहां कई गांव में गलती से कोई मर गया ना, कोई छोटा मोटा फेरे शादी करवाने वाला या किसी मंदिर में बैठने वाला, गांव के अंदर ये नहीं था कि कोई पढ़ा लिखा भी हो। और कहते थे यार कोई काशी से कोई मंत्र संतर पढ़ के आ रहा हो, उसी को बिठा दो। यहां तक तो अनपढ़ता थी। तो उस समाज को जागृत करने में उनका और रक्तहीन एक पीसफुल रेवोल्यूशन, वो बहुत बड़ी उनकी देन है। ठीक। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि उस आदमी की जो सोच है, वो जिस दिशा में उन्होंने सोचा, आज उसी दिशा का परिणाम है। काफी लंबा समय बीत गया और बड़ी आराम से कुछ चीजें थी, कुछ किस्से जो हमने आपसे जाने, बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें जानकारी दी। इतना समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।